क्रांतियों का युग चैप्टर नंबर 3। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपना ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की तो यूरोप के अनेक क्षेत्र और उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय शिक्षित लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुरबोन राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुए रूढ़िवाद प्रक्रिया के दौरान सत्ता के बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों के उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दियां जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं शताब्दी से यूनानी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेन्स के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशासन की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अतः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 3.1 रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमान की राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूढ़िवादियों को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमामंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। उसका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत के अनुभवी और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्रीय का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गोटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्रीय की सच्चाई आत्मलोक गीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंतिम करना राष्ट्रीय के निर्माणों की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था,
बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां, ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड और स्वतंत्रता भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेंस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिशी भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह पर जबरन लादा गया। 1831 ईस्वी में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवाद विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संघर्ष भर धार्मिक शिक्षा में पोलिश की इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। 3.2 भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई और ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब व्यवस्थाओं में रहने लगे। नागरिकों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकी का स्तर महाद्वीपों से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्य घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप का उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषि सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैली जाती थी। 1848 ऐसी ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर गए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों और मताधिकार प्रदान किए और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 1800 आबादी वाले सूती कपड़ा पहनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने
बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घराना का व्यापार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार-तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 3.3 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर बड़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़ने पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में, जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक स्वर्ग जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह सदस्य सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्रीय के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्रीय की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा का राज फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राज्यों का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुए। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दे विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं के सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च और
फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक और दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन का दबा पाने में कामयाब हुई और किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दिए गए। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्योरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो गया।